शादी हुई है। तो आइए देखते हैं रेखा का स्वागत सुशीला के घर में। तो चलिए शुरू करते हैं सीन 1। अरे सुना है सुशीला की बहू तो शहर से बढ़कर आई है। हाँ हाँ, कितनी होशियार और सुंदर भी है, आए किसी की नजर ना लगे। अब तो बस विमला की बहू की तरह तू भी जल्दी से पोते का मुंह दिखा पोता हो पोतियों में कोई ये समाज और समाज की आंटियां देख ही लिया होगा आपने। चलो कोई बात नहीं। तो कुछ दिनों बाद जब रेखा अपने आंगन में कुछ काम कर रही होती है, तभी उसको एक चिल्लाने की आवाज आती है। तो चलिए शुरू करते हैं सीन 2 की शुरुआत और देखते हैं कि रेखा को किसके चिल्लाने की आवाज आई। अरे चाची, ये आवाज कैसे आई आपके घर में से? और आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बहू, सभी का पेट से है, उसका 5वां महीना चल रहा है और अचानक से उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। गई तो है डॉक्टर सभी को बुलाने, पता नहीं कहाँ रह गई। मैडम वहाँ पे सभी का भी हालत बहुत खराब है। हम उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाओ। भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो सविता के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और अभिमन्यु वो तो पिछले ही महीने 1 साल का हुआ है। इनका ख्याल कौन रखेगा? क्या ये सविता ताई के बच्चे हैं? उनकी शादी को अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं और तीसरा बच्चा, ये तो भाई दोनों बच्चे और माँ के लिए खतरनाक है। ये लड़की तो खड़े-खड़े क्या बोलने जा रही है? तुझे इन सब बातें की समझ नहीं है तो मत बोल। शहर के लड़के को क्या लगता है कि हमें बच्चे पालने नहीं आते? बेटा तुम घर जाओ, जाओ जाओ जाओ। बेचारी रेखा, इसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। रेखा को अस्पताल से आप सभी ने देखा कैसे धक्के मार के निकाल दिया। तो अब रेखा अपने घर की ओर जाती है और ये सारी बात जितनी भी हुई वो अपनी सासू माँ को बताती है। इसका वह इंतजार करती है सुशीला जी का। तो चलिए शुरू करते हैं सीन 3 की और देखते हैं कि इसकी सास इसका साथ देती है। अरे माधवी, आप आ गई? आपने सुना गाँव में चल क्या रहा है? अरे सविता ताई की हालत कितनी ज्यादा नाजुक है। सुना नहीं, सुनाया गया है। और ये तो क्या करने गई थी अस्पताल? और गई तो गई परिवार नियोजना, 2 बच्चों में अंतर, क्या क्या बोला ही? क्या हुआ माँ? आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? कोई नहीं बेटा, वहाँ गई अस्पताल, पता नहीं क्या क्या बोला ही लोगों के बीच। लोग तो यही कहेंगे सुशीला की एक ही बहू है, वो भी ना संभाली जा रही। सविता ताई की हालत बहुत ज्यादा खराब है। माँ आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्या खराबे खराबे लगा रखा है? अरे वो पेट से होकर बाहर चाट पकौड़ियाँ खाती थी और उसकी सास भी कहाँ ख्याल रखती थी। मुझे तो पता ही था ये सब तो होना ही है। माँ आप समझ क्यों नहीं रही हैं? तू चुप रह, कह दिया ना एक बार। 1 महीना हुआ नहीं शादी को, लक्षण दे। देखा, तुम चुप हो जाओ, कमरे में जाओ। आप तो नादान है, मैं उसको समझाऊंगा। अरे बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा थोड़ी चाहूंगी। अब तेरा भी समय है कि तू आगे परिवार बढ़ा और इन बूढ़ी आंखों को एक पोता
सास और बहू के बीच में हम क्या ही कहें, इनकी नोकझोंक तो चलती रहती है। पर इसकी बात तो, रेखा की बात तो इसकी सास ने भी नहीं सुनी, बेचारी रेखा और इसकी माड़ी किसी। चलो अब देखते हैं रेखा अपने पति को अपनी बात समझा पाती है। तो चलिए देखते हैं सीन 4 की शुरुआत करते हैं और आइए सुनते हैं इनकी बात। आज जो कुछ भी हुआ, आप मुझसे नाराज हैं? देखो रेखा, मेरी माँ से कोई भी कुछ के बाद बात नहीं कर सकता। अरे सविता ताई की हालत कितनी ज्यादा खराब है आपको पता है? उनकी शादी को सिर्फ 5 साल हुए हैं। अरे तीसरा बच्चा हो दिया उन्होंने अपना। ये सब होता रहता है, ये सब भाग्य में है। क्या बच्चा, मैं बचपन से इसी गांव में पैदा हुआ हूँ। आए ना आए दिन कोई ना कोई महिला, कोई ना कोई बच्चे खबर आती रहती है मरने की। माना भाग्य नहीं बदला जा सकता, पर परेशानी का हल तो निकाला जा सकता है ना। क्या परेशानी, क्या हल? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हमसे जो बनेगा हम सविता ताई के लिए करेंगे। और हमारी नई नई शादी हुई है, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बच्चा? मुझे अभी आपको जानना है। अरे घर की जिम्मेदारियाँ ये कौन संभालेगा? इसे मैं ही तो संभालूंगी। अरे बच्चा कहाँ से आया? हमारा दिमाग खराब हो गया है, मैं बाहर जा रहा हूँ सोने। रेखा की बात तो उसके पति ने भी नहीं सुनी, जैसा कि आप सबने ही देखा। चलिए खैर छोड़िए, हम शुरू करते हैं सीन 5 की शुरुआत। और अब देखते हैं कि रेखा एक दिन इस बात से बहुत परेशान होकर अपने घर में घूम रही थी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो उसे एक अचानक से दरवाजे पे किसी के आने का आवाज हुआ। तो चलिए देखते हैं कौन आया रेखा से मिलने। रेखा दीदी, कोई है घर पे? मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ कोई नहीं है। रेखा दीदी, मुझे थोड़ी शक्कर मिलेगी। वो क्या है ना, मेरे घर पे मेहमान आ गए हैं और शक्कर भी खत्म हो चुकी है। अरे दीदी, आपको क्या हुआ? बहुत दिनों से परेशान लग रही है। कोई परेशानी है आपको? गीता, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी अगली तो शादी हुई है और सबको घर में बच्चा चाहिए, पर सुनने को राजी ही नहीं है मेरी बात को। तो आपने इस बारे में सुरेश भैया से बात नहीं की? क्या बताऊं, वो इस विषय पे कोई बात करते ही नहीं है। अरे तो आप एक काम क्यों नहीं करती? आप आशा दीदी के साथ जाके बात कीजिए। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आशा? ये कौन है? आशा दीदी इस गांव के सबसे बड़े अस्पताल की डॉक्टर है। मेरे टाइम पे भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की। गीता, क्या तुम एक मेरा मदद करोगी? क्योंकि मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। क्या तुम गांव की सारी औरतों को मैदान में इकट्ठा कर सकती हो? हाँ, फिर इससे होगा क्या? अरे इस गांव में किसी को भी परिवार नियोजन के बारे में पता ही नहीं है। इससे क्या होगा, परिवार नियोजन की सबको जानकारी मिलेगी। अरे ये तो बहुत अच्छा उपाय है। मैं आशा दीदी के साथ गांव की सारी औरतों को बड़े मैदान में 5 बजे बुला देती हूँ। अरे सुनो सुनो, चीनी तो देखो। आखिरकार गीता की बात किसी ने तो सुनी, किसी ने तो समझी। तो चलिए इसी के साथ हम सीन 6 की शुरुआत करते हैं। और अब देखते हैं कि गीता आशा दीदी को मिलकर अपनी सारी बातें समझाती है। और आइए देखते हैं ये समाज की औरतें हमारे समाज को क्या संदेश देती हैं। तो दीदी आप समझ गए ना आज हमें क्या करना है? देखो और क्या आना भी शुरू हो। आइए आइए, आप सब अपनी जगह देखिए, आज हम आप सबके परिवार को कैसे सही से चलाना है और परिवार नियोजन की जानकारी आप सभी को देने आए हैं। परिवार नियोजन? अजी ये क्या होता है और इसकी जानकारी किस काम की? अरे चलो बहनों, यहाँ से इन शहर की औरतों को लगता है हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमने भी बच्चे पाले हैं। मेरे तो 4 बच्चे हैं, मैंने तो नहीं किया परिवार नियोजन। अरे अब सुनने में चाहिए, हम बस ये चाहते हैं कि अगर आपके मन में गर्भ धारण के प्रति कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ लीजिए। अच्छा, तो गर्भ धारण करने की सही आयु क्या होगी? गर्भ धारण के लिए सही उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और शादी और गर्भ धारण के लिए कम से कम 2 साल का अंतर होना चाहिए, ताकि दंपति एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाए। पर इसमें नियोजन की क्या आवश्यकता? क्योंकि हम हर छोटे बड़े काम को करने से पहले परिणाम का ध्यान रखते हैं और वैसे भी गर्भ धारण के दौरान महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो नियोजन की आवश्यकता इसलिए है ताकि महिला और उसका बच्चा स्वस्थ रहे। अरे और तुम्हें सुना नहीं है क्या? जोड़ी बड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। पर अपने अपने पतियों को क्या बोले? हाँ, मुझे तो बहुत लाज आती है। अरे अपने पतियों से ऐसी बातें करने में कैसी शर्म। इसीलिए एक दूसरे के लिए समय निकालना और एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। अरे पति से बात नहीं करेगी तो क्या जेठ से बात करेगी? अगर ये बात चली रही है
जंग से बचाव के लिए परिवार नियोजन में दो तरह के साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, अस्थायी तरीके और स्थायी तरीके। अस्थायी तरीके वो होते हैं जो बच्चों में अंतराल रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें भी दो तरह के साधन आते हैं, हार्मोनल तरीके और नॉन हार्मोनल तरीके। हार्मोन्स वो होते हैं जिनसे कि जैसे कि माला पिल्स होती हैं, इसके अलावा अंतरा इंजेक्शंस होते हैं, ये सभी हार्मोनल तरीके हैं। इसके अलावा नॉन हार्मोनल तरीकों में आते हैं कॉन्डम्स, IUCD और छाया जैसी टैबलेट्स। अब स्थायी तरीके क्या होते हैं? स्थायी तरीके एक दंपत्ति द्वारा तब इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब उन्हें लगता है कि अब उनका परिवार पूरा हो चुका है और उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। इसमें भी दो तरीके आते हैं, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। पर इनके दुष्प्रभाव भी तो होते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इसके दुष्परिणाम भी कम हो सकते हैं और जैसे नसबंदी के केस में 1000 में से कोई एक महिला ही है जो गर्भवती बन सकती है और एवं IUD लगाने वाली महिला इसे जब चाहे निकलवा सकती हैं और इसके दुष्प्रभाव की संभावना 100 में से कोई 2 महिला की ही होती है। आप सभी के लिए आवश्यक है कि आप सभी अपने लिए सही तरीका चुनें और अपने परिवार को सही ढंग से चलाएं। हमारे लिए क्या सही है ये हमें कैसे पता चलेगा? अरे इसकी चिंता क्यों करती है? अब तो हर गांव के हर सरकारी अस्पताल में इसकी जानकारी मिलती है। तो आप सब अपने पतियों को लेकर जाओ और इस विषय में गंभीर रूप से बात करो। तो अब आप सब समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गए। विकसित